Assalamu alaikum, dear students. I am Raja Zishan, your mentor. Today we are going to start the first lecture of chapter 6 and I welcome everyone to it. This lecture will be based on our mostly key terms in which we will discuss some important terms related to the deformation of solids. Let's start it. The first term we are going to study is deforming force. आप अपनी डेली लाइफ में मोस्टली ऐसे देखते होंगे कि किसी चीज़ के ऊपर जब ज़ोर लगाया जाता है, उसको दबाया जाए, उसको खींचा जाए, तो उस ऑब्जेक्ट की शेप या साइज़ चेंज हो जाती है। ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से इसकी शेप या साइज़ चेंज हो रहा है, इसको कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक बैरोनी फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाती है, कैन चेंज इट्स शेप और साइज। मेन हमारा जो फोकस है ये इन वर्ड्स के ऊपर है कि वो फोर्स जो चेंज करती है साइज और शेप को, सच अ फोर्स इज नोन एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स। इस तरह की फोर्स को हम क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। एग्जाम्पल इसकी स्टडी करते हैं कि आप एक स्प्रिंग लें, उसको दबाएं या उसको खींचें तो स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, एक्सटेंशन उसमें आएगी, या कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेशन उसमें आएगी। तो ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं ये है डिफॉर्मिंग फोर्स। अब फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्प्रिंग काज एक्सटेंशन, उसकी लंबाई में इजाफे का बायस बनेगी, और कंप्रेशन या उसकी लंबाई में कमी का बायस बनेगी। एंड चेंज द शेप ऑफ अ स्प्रिंग, और उसकी शक्ल को तब्दील कर देगी। दिस फोर्स इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स, और इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। हाँ, अलबत्ता आप अगर देखते हैं कि आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसकी शेप या साइज चेंज नहीं हो रहा, तो जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं कहलाएगी। हम उसमें एक बात जो कर चुके हैं कि उसकी चेंज इन साइज एंड शेप, ये मेन आपने ये याद रखना है। सेकंड टर्म जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। कि डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स होती क्या चीज़ है? हमने अभी बात की कि अगर कोई फोर्स लगाई जाए, शेप या साइज चेंज हो जाएगा, तो फोर्स को कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन जो ये फेनोमेना है जिसमें शेप या साइज सॉलिड ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की जाती है तो ये क्या होगी? डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं मजीद कि डिफॉर्मेशन रेफर टू द चेंज इन शेप और साइज, शेप या साइज में तब्दीली को कहते हैं। ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट की व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टू इट, जब इसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की जाती है। द डिफॉर्मेशन कैन बी टेम्परेरी, वो टेम्परेरी हो सकती है, मीन्स कि वो आर्जी तौर पर थोड़ी देर के लिए, और परमानेंट भी हो सकती है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड द फोर्स अप्लाइड, कि जो मटेरियल आपने चुना हुआ है वो, और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि आप टेनिस बॉल रैकेट के साथ जब हिट करवाएंगे तो टेनिस बॉल की स्ट्रिंग्स, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये चेंज हो जाएंगी थोड़ी देर के लिए जब उसे टकरा रही है, और टेनिस जो बॉल है वो भी थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी। तो ये जो फिनोमेना हुआ, यानी इसमें जो रैकेट की स्ट्रिंग्स और टेनिस बॉल की शेप में चेंजिंग आई, वो हमारी क्या टर्म? डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। When a tennis ball is hit by a racket, जब एक टेनिस बॉल रैकेट से हिट करती है, the shape of tennis ball and also racket strings are distort और deform, डिस्टॉर्ट हो जाएगी या डिफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि रैकेट स्ट्रिंग्स डिस्टॉर्ट होंगी और जो टेनिस बॉल है वो डिफॉर्म हो जाएगी। They regain their original shape, अपनी असल शक्ल हासिल कर लेंगे आफ्टर बाउंसिंग ऑफ द बॉल बाय द रॉकेट, जब बॉल रॉकेट से टकरा के वापस आएगी। नेक्स्ट जो हम टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक्चुअली होती क्या है? हमने अभी पीछे पढ़ा कि डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड परमानेंट हो सकती है
या टेम्परेरी। टेम्परेरी का मीन कि वो अपनी असल शक्ल में वापस आ जाएगी। किसी जिस्म का अपनी असल शक्ल में वापस आ जाना, केम बैक टू द ओरिजिनल शेप, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। उसको हम इलास्टिसिटी कहेंगे। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होगी बाय विच, जिसमें दे केम बैक टू द ओरिजिनल शेप, वो अपनी असल शक्ल अख्तियार कर लेंगे वापस। व्हेन, जब डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट, उसके ऊपर एक्ट करना छोड़ देगी। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल, हम किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। एंड द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड, और जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, उस फोर्स के ज़ेरे असर। इलास्टिसिटी की बेस पर मटेरियल की दो टाइप हैं, इलास्टिक मटेरियल एंड इन इलास्टिक मटेरियल। नाम से ही साफ वाज़ेह है कि वो मटेरियल जिनमें इलास्टिसिटी पाई जाएगी उनको कहेंगे इलास्टिक, और जिनमें इलास्टिसिटी नहीं पाई जाएगी उनको कहेंगे इन इलास्टिक। सम मटेरियल्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप, कुछ मटेरियल दोबारा अपनी असल शक्ल में वापस आ जाते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स के ख़त्म होने के बाद। दे आर नोन एज इलास्टिक मटेरियल, उनको हम इलास्टिक मटेरियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग, रबर स्ट्रिप और बैंड। और कुछ मटेरियल अपनी शक्ल दोबारा तैयार नहीं करते। सम मटेरियल्स डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, दे आर नोन एज इन इलास्टिक। और उसकी सिंपल एग्जांपल जो सी हैं वो क्ले डफ और प्लास्टिसीन। जो नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलास्टिसिटी की बेस पे है कि हमने बात की कि बाज़ औक़ात डिफॉर्मेशन टेम्परेरी है और बाज़ औक़ात परमानेंट। जब हम एक ख़ास हद तक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो इलास्टिसिटी उसकी बरकरार रहेगी। अगर हम उस हद से ज़्यादा आगे चले जाएं तो मटेरियल अपनी दोबारा शक्ल में नहीं आता। फॉर एग्जांपल बॉल पेन आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो स्प्रिंग पाया जाता है वो एक हल्की सी दबाव को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा ज़्यादा खींच लेंगे तो अपनी असल शक्ल में वापस नहीं जाएगा। मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर इलास्टिक अप टू सर्टेन लिमिट, एक खास हद तक को इलास्टिक होते हैं, नॉन एज इलास्टिक लिमिट। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द चेंज बिकम्स परमानेंट। इलास्टिक लिमिट के बाहर जो चेंज होगा वो परमानेंट हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, वो अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आएंगे, और शायद इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल के बाद भी। अब इस टॉपिक के रिलेटेड हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिफॉर्मिंग फोर्स विद एग्जांपल। इसमें आपने डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी होगी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, के डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स क्या चीज़ है। इसमें आपने बताना होगा कि वो फेनोमेना जिसमें शेप चेंज हो जाए इस ऑब्जेक्ट्स की, और हमने साथ में इसके साथ एग्जाम्पल भी की, तो बेहतर तो ये है कि आप डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जाम्पल्स भी लिख दें। थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के रिलेटेड है। स्टेट व्हाट यू मीन बाय द इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड, इसमें आपने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन जस्ट लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक और इन इलास्टिक मटेरियल में क्या डिफरेंस है, इसमें आपने डिफरेंस उनका दोनों का लिखना है और साथ में इनकी एग्जाम्पल्स भी देनी है। फिफ्थ क्वेश्चन जो इस टॉपिक के रिलेटेड है हमारा वो है डिफाइन इलास्टिक लिमिट ऑफ अ मटेरियल, के एक मटेरियल की इलास्टिक लिमिट क्या होती है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्सरसाइज के रिलेटेड हैं लेकिन इस टॉपिक के अंदर कवर नहीं हो पाए, लेकिन इस टॉपिक के साथ लिंक्ड है। जैसे एक्सरसाइज का सी का सेकंड पार्ट है, स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन, के जो स्प्रिंग्स होते हैं उनको स्टील का क्यों बनाया जाता है, हम आयरन क्यों नहीं यूज़ करते। तो उसकी मेन रीज़न तो यही है कि जो स्टील होता है वो इलास्टिक होता है, आयरन की बनिस्बत वो डिफॉर्मिंग फोर्स जो होती है वो ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है, यानी डिफॉर्मेशन उसकी ज़्यादा है और वो अपनी ओरिजिनल शेप में भी वापस जल्दी आ जाता है। एज स्टील हैज़ मोर इलास्टिक लिमिट दैन आयरन, देयरफॉर दे कैन अंडरगो मोर डिफॉर्मेशन एंड कैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, अपने असल शक्ल में भी वापस आ जाएगा आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट, जब उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करना छोड़ देगी। सो स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन, इसी वजह से स्प्रिंग स्टील के बनाए जाते हैं बजाय आयरन के।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो है एक्सरसाइज के सी पोर्शन का थर्ड पार्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक। अब हमें मटेरियल्स कुछ दिए गए हैं और मैंने उसमें बताना है कौन सा इलास्टिक है कौन सा नहीं। फर्स्ट है आयरन और रबर। अब सिंपल सी बात है कि इलास्टिसिटी हमने बात की थी कि जो अपनी शक्ल दोबारा तैयार कर ले, कि अगर देखें आयरन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी असल शक्ल दोबारा तैयार नहीं करता, जबकि जो रबर होता है वो अपनी असल शक्ल दोबारा तैयार कर लेता है। तो सिंपल सी बात है कि जो रबर है वो हमारा मोर इलास्टिक होगा, कि रबर इज मोर इलास्टिक दैन आयरन बिकॉज इट हैज़ हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रैपिडली स्टोर्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। जो सेकेंड पार्ट है वो है एयर एंड वाटर। अगर देखा जाए हवा जो है उसको कंप्रेस आसानी से किया जा सकता है, अगर छोड़ने तो बहुत जल्दी वो अपनी शक्ल में अपनी दोबारा उसी हालत में चली जाती है, जबकि पानी को बहने में कुछ वक्त लगता है। तो हम कहेंगे कि जो एयर है वो इलास्टिक है पानी की बनिस्बत। एयर इज मोर इलास्टिक देन वाटर बिकॉज इट कैन कंप्रेस्ड एंड एक्सपैंड मोर रैपिडली देन वाटर, के पानी की बनिस्बत इसको जल्दी कंप्रेस किया जा सकता है या एक्सपैंड किया जा सकता है टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, के अपनी असल शक्ल दोबारा तैयार कर ले। थर्ड क्वेश्चन जो इस टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो जिराफ की लंबी गर्दन होती है वो उसके लिए प्रॉब्लम क्यों नहीं पैदा करती। हालांकि हम अगर देखें हम अपनी गर्दन को कभी सडनली अचानक से घुमाएं तो हमारी गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन जिराफ को ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती कि जब वो अपनी गर्दन राइज करता है सडनली। तो उसका आंसर सिंपल सा यही है कि जो जिराफ है उसकी जो गर्दन है उस ज़्यादा लचकदार होती है, उसमें बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। द आर्टरीज ऑफ द giraffe are highly elastic, so there is no problem for giraffe while raising its neck suddenly। आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। इस लेक्चर के रिलेटेड MCQs वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं और उन MCQs को अटेंड करके आप देखें कि आपने किस हद तक अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर कर ली है, और उसके बाद अपने रिज़ल्ट भी देखें और चेक करें कि आपके कितने MCQs दुरुस्त हैं कितने गलत हैं, और जो गलत हैं उनको दुरुस्त करें, बार बार प्रैक्टिस करें। इसके साथ हमें इजाज़त दें। हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।